की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपकी एडवांस में तैयारी कराते हैं कल के बाजार की, ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट या फिर तमाम अहम सेक्टर जहां पर निगाह रखनी चाहिए, उन सभी के बारे में आपको सही सही रणनीति मालूम चले। इसी वजह से हम मार्केट बंद होने के बाद तुरंत इस शो को लेकर आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मार्केट की क्लोजिंग के बाद आपको तुरंत उन लेवल्स पर एक बेहतर राय दी जाए, जिसके जरिए कल मार्केट में जब आप उतरें तो आप क्लूलेस ना रहें, आपको अंदाजा हो कि आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, तमाम सेक्टर्स और एक्शन जहां जहां जिन स्टॉक्स पर है उस पर भी हम खास चर्चा करेंगे, आपको राय देंगे। और एक खास हिस्सा हम लाते हैं आपके सवालों पर एक्सपर्ट की सलाह का। जी हाँ, आप अपने सवाल कल की तैयारी में भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब पर यह शो देखते हुए आप कमेंट कीजिए अपना सवाल। याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपके सवालों में अधूरापन होगा, सवाल अगर पूरे नहीं होंगे, जानकारी पूरी नहीं होगी, उन सवालों को नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कवरेज क्षेत्र में या फिर गेस्ट के कवरेज क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी उन सवालों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन तरीका आसान सा है, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, किस भाव पे आपने शेयर लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, और ये जरूर बताइए कि नजरिया आप क्या लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, और इसके जरिए हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। चलिए, आपका बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं दिग्गज एक्सपर्ट, मिराई एसेट शेयर खान के पोर्टफोलियो मैनेजर विनोद मोदी साहब। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जरा बाजार का ब्यौरा रख दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। तो निफ्टी में देखिए 24,380 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली, लगभग 81 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। सेंसेक्स में 155 अंकों की से ज्यादा की गिरावट नजर आई, 80,650 के पास सेंसेक्स ने क्लोजिंग ली। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहां 650 अंकों की लगभग गिरावट हमें देखने को मिली, 54,270 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। अगर मिड कैप की बात करें तो यहां दबाव ज्यादा था, 2.25% गिरकर जो है 54,435 के लेवल पर मिड कैप बंद हुआ। वहीं अगर हम स्मॉल कैप का चार्ट आपके सामने रखें तो स्मॉल कैप में भी गिरावट आज हावी रही, यहां 2.5% स्मॉल कैप में कमजोरी नजर आई और 16,195 के पास क्लोजिंग हुई। मार्केट ब्रेथ आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। इस मार्केट ब्रेथ में आप देखिए 417 शेयर मात्र ऐसे रहे जो आज हरे निशान में बंद हुए, 2288 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा आज ज्यादा भारी रहा। के गेनर्स की बात करें, एक्शन की बात करें, तो आप देखिए लगभग 2.25 अंकों की गिरावट की तेजी हीरो मोटो में हमें देखने को मिली और ये निफ्टी का टॉप गेनर बना हीरो मोटो। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील 1.5% चढ़कर बंद हुआ। M&M, HUL और JSW स्टील 1.25% से 1.5% की क्लोजिंग यहां पर नजर आई। दबाव कहां रहा, निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप लूजर बना, 4% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। जियो फाइनेंस देखिए, यहां पर लगभग 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। एटर्नल, जिसे जोमेटो आप जानते हैं, यहां पर भी 3% की गिरावट देखने को मिली। ट्रेंट, SBI लाइव, HDFC लाइव 2.25 से लगभग 2.5% की गिरावट पर बंद हुए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, अगर हम आज के बाजार को देखें तो अब बताइए, जो अहम लेवल था 24,400 का, उससे नीचे क्लोजिंग हुई है। एक वक्त था बार बार थामने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वहां क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी की तो गहराई और ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है। और इन सब के बीच में हमें थोड़ा, अब जिस तरह की स्थितियां हैं, मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, भारत एक अलग स्तर पर अपनी तैयारी को लेकर जा रहा है, बहुत सारे अर्निंग्स का भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। 2 दिन बाद हम फेड की कमेंट्री पर भी नजर रहेगी। इन सब
घटनाक्रमों और बाजार की इस चाल को देखें तो बताइए किन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली अगर बाजार की चाल को समझे तो डायरेक्शनली बाजार मुझे काफी बेहतर लगता है। आने वाले 2 महीने से 3 महीने में अगर बाजार न्यू हाई भी बना देता है तो मुझे लगता है उसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज के परिस्थिति में समझे तो भारत के लिए आई मीन हेडविंड से ज्यादा टेलविंड उभर करके आ रहे हैं, राइट। जिस हिसाब से मार्केट जो करेक्शन हुआ, आई मीन ट्रम्प का टैरिफ ड्यूटी के आने के बाद, लेकिन जैसे जैसे चीजों में क्लैरिटी आने लगी, इंडिया की क्लैरिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड पहला देश हो सकता है जिसके साथ जो अमेरिका को टैक्स की वो मैटर सॉर्ट आउट किया जाएगा। डॉलर इंडेक्स कम हुआ, राइट। तेल की प्राइसेस में गिरावट आई, तो ये सब चीज को देखते हुए डेफिनेटली एफआईज की एक्टिविटी काफी पॉजिटिव हुआ, रिवाइव हुआ। उसकी वजह से इंडिया मार्केट अच्छा किया। और जो सबसे अच्छी चीज अभी जो लग रही है अभी इन दिनों, मुझे लग रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग, मार्च का कॉर्पोरेट अर्निंग आई थिंक बहुत सारी कंपनियों को देखें तो अनुमान के मुताबिक या अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो क्लियर साइन है कि अर्निंग कट की जो प्रक्रिया जो अभी तक चलती आ रही थी शायद ये क्वार्टर में रुक जाए, वो बहुत हद तक दिख रहा है, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव है। तो कुल मिला करके अगर यस, ये जो नियर टर्म जो भी इमीडिएट जो कंसर्न है वॉर का इंडिया पाकिस्तान में, आई थिंक वो कंसर्न को लेकर मार्केट में भी डायरेक्शनली थोड़ा गिरा सकता है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल डायरेक्शन हमें यहाँ से नियर टू मीडियम टर्म दिख रहा है, मार्केट का काफी पॉजिटिव लग रहा है। सो हर करेक्शन में हमारा मानना है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए अच्छी स्टॉक्स में। तो अच्छे स्टॉक्स की बात कीजिए तो हम स्टॉक्स की क्या कुछ सेक्टर्स को अगर आपने अपने रडार पे रखा हो तो ज़रा उस पर निगाह डालिए कि अब कल या आने वाले दिनों में जिन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस नज़र आती हैं या बेहतर रुझान नज़र आते हैं, तो वहाँ कहाँ नज़र रखी जाए? सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आने वाले महीनों में या आने वाले क्वार्टर में या ओवर FY26 में जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है, उसमें के BFSI सेक्टर है, जहाँ पे मुझे लगता है जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी कंपनियों ने मेंटेन किया है, वहां से आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगी। वैल्यूएशन भी जो बैंक्स की है कंफर्टेबल है, बहुत आउट ऑफ द वैक नहीं है। कंपनी लाइक ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ पे फोकस करें। इंटरेस्ट रेट का इंडिया में जो साइकिल चालू, जब भी इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल चालू होता है, एनबीएफसी स्पेस वहाँ होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। एनबीएफसी में भी मुझे लगता है इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए, खासकर क्वालिटी नाम, जैसे अगर मैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात करूं या फिर कुडको की बात करूं, तो ये सब स्पेस में आप फोकस रखिए। बजाज फाइनेंस इंक्लूडिंग आप देखिए, आप वहाँ पे फोकस बना सकते हैं। इसके अलावा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में भी ये क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में गवर्नमेंट का जो कैपेक्स रिवाइव आ रहा है, वहाँ पे भी मुझे लगता है FY26 गोइंग टू बी क्वाइट बेटर। कंपनी लाइक अल्ट्राटेक, L&T में आप बेट ले सकते हैं। ये सब मैं क्वालिटी कंपनी का बात कर रहा हूँ। डिफेंस, चूंकि डिफेंस में मुझे लगता है कि डिफेंस में गवर्नमेंट का एलोकेशन मोस्ट लाइकली बढ़ेगा, तो डिफेंस के हिसाब से भी HAL, BEL जैसे कंपनी पे फोकस करे। रियल एस्टेट, नो डाउट अनडाउटेडली रियल एस्टेट भी अच्छा करा, वॉल्यूम लास्ट क्वार्टर के अच्छे हुए थे। इंटरेस्ट रेट कट चालू हुआ तो रियल एस्टेट में भी बेनिफिट होगी। DLF ऐसी कंपनियों पे आप व्यू रखें, लोढ़ा, DLF जैसी कंपनियों पे आप एक्सपोजर बना सकते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर 3-4 सेक्टर है जहाँ मैं थोड़ा अपबीट हूँ। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि विनोद जी की पसंद के सेक्टर कौन से हैं और वहां पर किन स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। तो BFSI और बैंकिंग फाइनेंस, NBFCs, ये पसंदीदा सेक्टर, टॉप का सेक्टर इनकी पसंद का। ICICI बैंक, HDFC बैंक पर नजर रखिए। NBFCs में चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फिनांस जैसी कंपनियों में अच्छी प्राइसेस हैं, वहां पर नजर रखिए। और अगर हम बात करें खासतौर पे इंफ्रा और रियल एस्टेट की, तो वहां देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T जो है वो आकर्षक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा DLF और लोढ़ा रियल एस्टेट सेक्टर के दो अट्रैक्टिव प्लेयर्स हैं। और डिफेंस में HAL और BEL जैसी कंपनियों पर आपको नजर रखनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। मनोज पाठक का सवाल सबसे पहले लेंगे और इन्होंने KC इंटरनेशनल पर राय जाननी चाहिए है। 746 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 160 शेयर इनके पास है, फिलहाल नुकसान यहां पर झेल रहे हैं विनोद जी। KC इंटरनेशनल, KC इंटरनेशनल, आई मीन पूरा इसका कंपनी का जो ग्रोथ है ओवरऑल पावर ट्रांसमिशन के सेगमेंट से रिलेटेड है। और हमें मालूम है कि पावर ट्रांसमिशन में गवर्नमेंट का बहुत एग्रेसिव प्लान है।
एक्सपेंड आई मीन कैपेक्स के हिसाब से, और चूंकि उसका ऑलरेडी रिफ्लेक्शन कंपनी ने देख चुका है। लास्ट ईयर का जो ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो था, वो रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो कंपनी ने दर्ज करी है। कुल मिलाकर के जिसका ऑर्डर बुक है वो लगभग 35-36 हजार करोड़ का है। तो ऑर्डर बुक टू सेल्स आई थिंक वो भी काफी स्ट्रांग है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है कंपनी के आने वाले 4 से 5 सालों में काफी अच्छी है, और वैल्यूएशन वाइज भी अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी विजिबिलिटी दे रही है और कंपनी जो आपको 13 से 14 का मल्टीपल पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसको होल्ड करें, आप इस पे बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। राय आपको केसी इंटरनेशनल पर। राकेश शर्मा जौनपुर उत्तर प्रदेश से यूट्यूब पर सवाल भेजते हैं और इनके दो स्टॉक्स पे सवाल हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी एमएनएम, जो नतीजों के बाद किस तरह की रफ्तार पकड़ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। दूसरा इंडियन होटल्स, इन्होंने दोनों के भाव बता देता हूँ। इंडियन होटल्स 800 रुपए के भाव पे लिया है और 2800 के भाव पे इन्होंने खासतौर पे एमएनएम का शेयर लिया हुआ है। दोनों स्टॉक पर क्या राय बन रही है, एक साल का नजरिया है? दोनों स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, खासकर एमएनएम। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एमएनएम होना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ऑफकोर्स इस कंपनी के नंबर का कल रिपोर्ट किया था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी आई। राइट, कंपनी का ओवरऑल जो देखे जो लॉन्च पाइपलाइन है काफी स्ट्रॉन्ग है FY 26-27 में। ओवरऑल जो इनका ऑटो के अलावा जो ट्रैक्टर और सेगमेंट में जो इनका जो आउटलुक आ रहा है वो भी काफी बेहतर है। कंपनी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो एमएनएम में मेरा व्यू पॉजिटिव है, आप इसको होल्ड करके रखें। इंडियन होटल्स डेफिनेटली वैल्यूएशन का कंसर्न है, 25-26 ईवी एबिटा है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल आउटलुक भी आया है कि वो कंटिन्यूअसली डबल डिजिट ग्रो करेगा। राइट, तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन में अगर यहाँ से और थोड़ा करेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो अभी एज ऑफ नाउ मेरा वैल्यूएशन कंसर्न रहेगा कंपनी पे, बट मुझे लगता है करेक्शन में आप इसे ऐड किया जा सकता है। तो करेक्शन में ऐड करने की सलाह इंडियन होटल्स में आपको मिल रही है। वैसे दोनों स्टॉक में नजरिया पॉजिटिव। समीर का सवाल लेते हैं, उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। दो स्टॉक पे इनके भी सवाल हैं विनोद जी। पहला है एनएमडीसी। एनएमडीसी इन्होंने 76 रुपए के आसपास खरीदारी की है, और दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में 195 की इनकी बाइंग है। दोनों स्टॉक पर राय दीजिए, हालांकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया। इस दोनों स्टॉक पर देखें तो मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही रहेगा। अगर मैं एनएमडीसी की बात करूं तो स्ट्रक्चरली मैं सेक्टर पे जो हमारा आउटलुक है वो न्यूट्रल टू निगेटिव ही है। तो ओवरऑल उस हिसाब से, और एनएमडीसी की जो ओवरऑल रिसेंट जो प्राइस करेक्शन आए हैं इनके प्रोडक्ट्स में, तो वो भी निगेटिविटी को इंडिकेट करता है। आने वाले क्वार्टर में अर्निंग शायद अच्छे नहीं होंगे। तो हमारा व्यू इस पे न्यूट्रल टू निगेटिव रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो इरकॉन का बोला, सबसे बड़ा कंसर्न जो इरकॉन का है वो ऑर्डर बुक अपना बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट एक साल में देखे तो उनकी ऑर्डर बुक जो एक साल पहले थी लगभग वहां से 15 से 20% का भी कम है। तो क्लियरली बताता है कि ग्रोथ आउटलुक कंपनी की अच्छी नहीं है, जिसका ऑलरेडी स्टॉक में प्रभाव देख चुके हैं हम लोग। और आने वाले समय में भी हमें लगता है कि वैल्यूएशन जिस हिसाब का भी है कंपनी का, राइट, वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करता रहे। तो हमारा व्यू इस पे निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त आपको मिलता हुआ। बढ़ते आगे, पूनम वाघमारे का सवाल लेते हैं। बीईएमएल, इस पर राय जानना चाहती हैं। 100 शेयर हैं इनके पास और 4515 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो 4515 की बाइंग जो है वो ऊपर की बाइंग है, नुकसान भी यहाँ हो रहा है बीईएमएल में। क्या करना चाहिए, बीईएमएल पे क्या राय बन रही है? बीएमएल का जो अंडर परफॉर्मेंस जो दिख रहा है क्लियरली इस वजह से दिखा है क्योंकि इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ है उसमें कंसर्न था, वो ये FY 25 में इतना अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अफकोर्स इसको जो भी नए ऑर्डर्स मिले थे, खासकर जो लास्ट 2 साल में जिनको मेट्रो या रेलवे सेगमेंट में मिले थे, आई थिंक उनमें जो गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। तो रेवेन्यू बुकिंग की वो सब जो ऑर्डर्स हैं, आई थिंक वो रेवेन्यू बुकिंग अभी ये साथ FY 26 से चालू होगा। तो अभी ये वेट एंड वॉच की मुझे लगता थियरी है। आप इस पे जिस हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक बिल्ड हुआ है, राइट, लगभग 4x है इनका ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो। तो ग्रोथ विजिबिलिटी मुझे लगता है काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि आप इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अर्निंग्स या जो ग्रोथ जो है सब वो FY 26 ऑनवर्ड आपको दिखाई देगी। तो ये है राय आपको बीईएमएल पे। गौरव त्यागी का सवाल लेते हैं। सोनीपत से इन्होंने सवाल पूछा है। टेक्समाको रेल पे राय जानना चाहते हैं। 260 की इनकी बाइंग है।
बताएं विनोद जी। टैक्स मेको रेल में मुझे लगता है कहीं न कहीं एक सैचुरेशन सा आ गया है, चाहे अब टैक्स मेको की बात करें या फिर टीटागढ़ की बात करें, ये कंपनियों ने शायद ऑर्डर बुक तो बिल्ड किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनके जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, वो जिस हिसाब से गाइड कर रहे हैं, वो शायद मीट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है और ये बहुत बड़ा रीज़न है अंडर परफॉर्मेंस का। आने वाले समय में मेरा व्यू अभी इस पे न्यूट्रल रहेगा प्रशांत जी, लेकिन अभी वेट एंड वॉच का मैं क्लियर कट व्यू अभी इस पे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट यस, जिस हिसाब से स्टॉक करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर का अर्निंग्स आई थिंक वुड बी क्रूशियल। मार्च क्वार्टर का अर्निंग्स के बाद हम अपना व्यू इस पे बनाएँगे। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की तरफ। तो विनोद जी बताइए, आपकी पसंद क्या है? जी, आज हमारा पिक रहेगा कोफोर्ज विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 10,490 वन ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का नंबर अभी जस्ट कुछ दिन पहले आया था, नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए और नंबर से ज़्यादा जो इनका कंपनी ने जो ओवरऑल आउटलुक शेयर किया है FY 26, FY 27 का, आई थिंक वो काफ़ी मुझे एनकरेजिंग लगा। जो कंपनी जो FY 25 एंड किया वो रिकॉर्ड आई मीन ऑर्डर बुक से एंड किया विद अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ पाइपलाइन, तो क्लियरली ये ईयर की भी ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कंपनी की, जो इसने इसका जो सबरे डील हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें रैंप अप चालू हो गया, उसके कारण इसके मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखेंगे। सो मुझे लगता है अमंग आईटी, तो आईटी में अभी हम लोग सेक्टर वाइज न्यूट्रल है, बट विद इन आईटी मैंने इस स्टॉक को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें ग्रोथ का भी दिख रहा है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग डील विन जो इसमें जीते हैं, और दूसरा जो मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन आई थिंक कंपनी ने क्लियरली गाइड किया है कि इनका जो एबिटा लेवल पे 18% मार्जिन पहुंच जाएगा, राइट? तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ करके लेके मुझे लगता है इसमें वैल्यूएशन री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसको हमारा इन हाउस कॉल बाय का है इस पे। चलिए, तो खरीदारी की सलाह कोफोर्ज पर 10,490 का लक्ष्य, 1 साल का नजरिया। शुक्रिया करेंगे विनोद जी आपका इस शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसके साथ ही शो में तो इतना ही, लेकिन आपको यहाँ पर विशेष जानकारी दे देते हैं, एक खबर की तरफ लिए चलते हैं। आईपीओ से पहले जेप्टो के प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कर्ज जुटाने की तैयारी में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग जोशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं। जेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पलीचा और केवल्य वोरा एक 1500 करोड़ रुपए के स्ट्रक्चर्ड डेट को जुटाने में अभी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि ये जो कर्ज है इसकी अंडरराइटिंग ईडलवाइस करेगी और ये कर्ज का उपयोग प्रमोटर्स अपनी जो भागीदारी है कंपनी में उसे बढ़ाने के लिए करेंगे। कंपनी के फाउंडर्स का ये प्लान है कि वे कंपनी की आईपीओ करना चाहते हैं और ये जो भागीदारी है, जो भारतीय शेयर होल्डर्स की भागीदारी है, वह प्रमोटर्स 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो भारतीय शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी में एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मिले। इसका कारण ये है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वह जो इन्वेंट्री लेड जो ई कॉमर्स है उसमें एफडीआई अलाउ नहीं करते हैं और जो कंपनीज इस इन्वेंट्री लेड ई कॉमर्स कर रही हैं उनमें भारतीय शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी होल्डिंग होनी चाहिए। कुछ जो घरेलू इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं वह भी कंपनी के जो फॉरेन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के जो निवेशक हैं उनकी भागीदारी खरीदने के लिए उनसे बातचीत के लिए सामने आए हैं ताकि ये जो भागीदारी है, अभी घरेलू जो डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग है जेप्टो में वह 33% है और ये 50% से आगे ऊपर बढ़ाने की बातचीत हो रही है। खुद आदित्य पलीचा और वोरा है, वह भी जो फाउंडर्स की जो भागीदारी है जो कि अभी करीब 17% है, उसे 20% से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए और इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, सवाल भेजते रहिए। नमस्कार।